Okay, so hello, my future soldiers. This is Joginder Verma, and you are welcome to the online platform of Himalaya Coaching. तो आज मैं तैयार हूँ आपकी सेशन नंबर 3 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एरर्स को किस तरीके से सोल्व किया जाए। एज यू नो कि आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आने वाले हैं एरर्स के, जो कि 12 नंबर के होंगे। ठीक है, तो एरर्स को किस तरीके से सोल्व किया जाए, कैसे अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप किसी क्वेश्चन को देखो, कैसे एनालाइज करो, कैसे सोल्व करो विद इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि ग्रामर आपने लगभग लगभग पूरी पढ़ ही ली होगी, कोई कमी रह रही है तो एक बार देखते हैं। चलिए, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अप्रोक्स 15 टू 20 सेकेंड्स मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। whenever he went to town nowadays he spends a lot of money। बताइए फटाफट से। जब कभी भी वह, इन दिनों, इस वर्ड पे थोड़ा फोकस रखें, गांव जाता है या अपने कस्बे में जाता है तो वो बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च करता है। तो जनरली मैं भी जब टेंस पढ़ाता हूं, मैं भी इस कंजंक्शन के बारे में बात करता हूँ। वेन एवर, वट एवर, हाउ एवर, वेर एवर। तो जनरली इनसे जो दो क्लास जुड़ते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात अलग है। और इसमें आप देखिएगा ये स्पेंड सिंपल प्रेजेंट में है भी। तो जब कभी भी वह गांव जाता है तो बहुत ज्यादा पैसे करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ वेंट टू टाउन की जगह पे गोज टू टाउन। आई होप कि आप सभी सही ही करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेनेवर को याद रखना जनरली यहां से। चलिए, हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। चलिए, सेम 10 to 15 सेकेंड्स हैं आपके पास, बताइए। हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। एग्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले मैनी का यूज किया गया। पुट के साथ इनटू फिक्स प्रपोजिशन लगाई है जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज में रखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, तो आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए फटाफट से क्या आंसर होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी। देखिए, टेंस का तो रोल नहीं है, सेकंड फॉर्म टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। इन द ऑफिस भी ठीक है। ठीक है, यहां जो एरर है वो इस हु में है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से आपका ये क्वेश्चन आया है। यहां हु काम करता है किसी सब्जेक्ट की तरह। एक्चुअल में हु के बाद फिर आई आ गया, तो आई भी सब्जेक्ट है, हु भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो ये तो नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन में हम पढ़ाते भी हैं, जब किसी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आना हो, उसके जस्ट बाद को सब्जेक्टिव केस और वर्ब दे दी जाए। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ ऑफिस में, किससे या किसे मिलना चाहता हूँ। तो इस किससे या किसे को क्या बोलते हैं, हुम बोलते हैं। जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, हुम। और दूसरा, एक ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद सब्जेक्ट या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हुम होता है, ना कि हु। ठीक है, तो यहाँ पे हु आई वांटेड की जगह पे हुम आई वांटेड आ जाएगा। आई होप आपने रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा हो। ओके, नेक्स्ट। द मदर एज वेल एज द सन्स वर आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर इंटरोगेशन। चलिए, तो ज्यादा देर का क्वेश्चन तो है नहीं, बट ये कंसेप्ट रिवाइज बहुत हुआ है, रिपीट बहुत हुआ है, स्पेशली आर्मी के एग्जाम, एयरफोर्स में, आर्मी में। तो 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी बच्चे को पहचान। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को पढ़ाता हूं कंजंक्शन में। मे बी आप लोगों ने इसको पढ़ा हो कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और नियम ये कहता है कि एज वेल एज जो है ना, वो एक प्रपोजिशन की तरह काम करता है। एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो सेंटेंस में आगे चलकर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव या वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्संस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। फर्स्ट सब्जेक्ट मदर जो कि सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की जगह पे बात आ जाती
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हैं काफी बच्चे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से बताइए, ये तगड़ा और जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूं 20 से 25 सेकंड। चलिए। After graduating from college, having an engineering degree, he received a job offer from a reputed American firm. ठीक है, आफ्टर एक प्रपोजिशन है जस्ट बाद ग्रेजुएटिंग ही ठीक है, फ्रॉम कॉलेज ही होगा, ठीक है, हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री। यहाँ पे दो चीजें सुपरफ्लुअस है, ठीक है। इसने कहा है कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद में और एक डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद, कॉलेज से ग्रेजुएट बंदा हुआ है तो डिग्री तो उसके पास होगी, ऑब्वियस सी बात। तो ये सुपरफ्लुअस होगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, हैविंग। हैविंग जनरली जब पैसिव वॉइस में यूज होता है, इसमें यूज होता है, उसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्योंकि डिग्री किसी बच्चे के पास खुद तो आएगी नहीं, कोई किसी कॉलेज से पास आउट करे, कोई कॉलेज उसको प्रोवाइड करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हैविंग के बाद में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पैसिव वॉइस को बनाने के लिए। और वो जैसे या तो गोट यूज कर सकते हो, रिसीव्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये गलती है इसमें, थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है ये। हैविंग रिसीव्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री, ये आपका आंसर आएगा भाई। जैसे अगर आर्मी रिपीट भी करती है ना, तो कई बार बैंकिंग टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। आज से 5-7 साल पहले में आए होंगे, लाइक मतलब दैट प्रीवियस ईयर आप किसी भी क्वेश्चन को जो आर्मी में आया है तो सर्च करके देखोगे, आपको दिखेगा वो पहले पेपर में आया हुआ होगा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उठा। अग्निवीर होने के बाद में थोड़ा सा सिंप्लिसिटी आ गई है एग्जाम में, लेकिन एरर्स कई बार तगड़े उठा लेते। ये क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट मस्ट पेड अटेंशन टू व्हाट द टीचर टेल्स देम। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो आप देखते ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसको करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल नहीं है कुछ, आप देखते ही आपको सोल्व करना होगा। ये हम पढ़ाते भी हैं। एज वी नो, मस्ट इज अ मोडाल, मोडाल मस्ट, यूज टू, ought to, will, shall, would, should, can, could, may, might, ये सभी मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स के जस्ट बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वी हैव टू यूज पे इन प्लेस ऑफ पेड। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 4 को मार्क करेंगे, ये आपका करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन आवर कंपनी वाज फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, द ट्रेनिंग बजट वाज द फर्स्ट टू बी कट। चलिए बताइए। जब हमारी कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना कर रही थी, तो उस दौरान ट्रेनिंग बजट जो था वो सबसे पहले कटौती में आया। इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था अब तक। तो देखिए, ये सीन है, वो उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ जाता है, आता है, बट पैसिव वॉइस में। इस सेंटेंस को एक बार देखो, कंपनी ने सामना किया, तो कंपनी ने सामना किया, यहाँ कंपनी का मतलब होता है जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उसने सामना किया, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। अब एक्टिव वॉइस का है तो यहाँ से वोज को हटा दीजिए आप, फिर फेस्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ये भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो आपका आंसर जो आ जाएगा, व्हेन आर कंपनी वोज वाले पोर्शन में वोज नहीं आएगा, सीधा फेस्ड यूज करवा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। चलिए, आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे आप लोगों ने टेंसेस के आसपास, कुछ बच्चे रट भी लेते हैं इस चीज को। अपने को क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, बताइए फटाफट से। कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाला पोर्शन, यानी कि जिसको आप कंडीशन बोलते हैं, उसके साथ में आपने पढ़ा होगा कंडीशन नंबर 3 हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो मेन क्लास में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इस वुड की जगह कुड शुड भी यूज हो जाते हैं, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन फिलहाल इसमें यही गलती है कि इस हैव की जगह पे हैड आ जाए। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Regretfully, profits earned by your company fell by 20% last year despite higher. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 नवंबर 2020 को ये आया था कि झज्जर रोहतक बढ़ती जो होती है उसका क्वेश्चन। 1 नवंबर 2020, 18 नवंबर 2020 को उन बच्चों का रिजल्ट आया था। ठीक है, काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, शायद ही आप इसको पकड़। ठीक है, ये है क्वेश्चन एरर का, बट पूरी तरह सोल्व होगा ये वोकैब और ग्रामर के स्किल से। इसमें मैं आपको बता दूं, तुक्के मारने की बात अलग है, आप इसको कर नहीं पाओगे आई थिंक। रिग्रेटफुली जो वर्ड है ये यहां गलत है, और इसकी जगह जो वर्ड यूज होगा दैट विल बी रिग्रेटेबली। और पूरा वोकैब का पोर्शन है। देखिए, रिग्रेटफुली का यूज आप तब करोगे व्हेन समवन पर्सन इज सॉरी फॉर हिज मिसकंडक्ट। एक आदमी पछतावा कर रहा है उसकी की हुई गलती या गुनाह, तो आप रिग्रेटफुली यूज करो। रिग्रेट वर्ड सुनाओ। रिग्रेटेबली का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी मिसफॉर्चून हो गया, कुछ भी मतलब लाइक कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने जानबूझ के नहीं किया, मिसफॉर्चून हो गया, और वहां आप पछतावा जताते हो कि भाई हाँ ये तो बड़ा बुरा हो, तो वहां आप रिग्रेटेबली यूज करोगे। इसने कहा है कि भाई प्रॉफिट जो आपकी कंपनी ने अर्न किया था ना, वो 20% जो है ना कम है, 20% गिर गया है पिछले साल से, जबकि हायर सेल्स हुई है उसके बावजूद। डिस्पाइट सही है, डिस्पाइट में कोई गलती नहीं है। रिग्रेटफुली की जगह रिग्रेटेबली आ जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। रिग्रेटफुली और रिग्रेटेबली के बीच में मैंने जो डिफरेंस बताया है, रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। India needs a value education system who will inculcate values among the students and enrich their personalities। बहुत जबरदस्त। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये अग्निवीर होने से पहले ना भाई एरर बहुत तगड़े आया करते। ठीक है, तो ये इनकलकेट वर्ड जैसे ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉरी वर्ड है। इन एनरिच हो गया, ये दोनों सिनोनिम एंटोनिम्स के में भी आए हुए हैं। फिलहाल आप एरर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन से एरर है। एजुकेशन सिस्टम अगर आपका एंटेसिडेंट है तो हु तो बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते, यहां यूज करेंगे विच। ठीक है, सिंपल ही था, इतना तगड़ा क्वेश्चन था भी नहीं वैसे, लेकिन इसमें ना वोकैब तगड़ी यूज कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ही कम्स टू सी अस ही यूजुअली विल ब्रिंग समथिंग विद हिम। ये काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन, देखते ही सोल्व होना चाहिए। जब भी वह हमें देखने आता है तो आमतौर पर वह उसके साथ कुछ लेके आता है, कुछ चीज, कुछ फॉर्मेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए फटाफट क्या आंसर है। ठीक है, व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, ऑब्जेक्ट आया, कोई लफड़ा नहीं है, ही यूजुअली आया। विल ब्रिंग का सीन है यहाँ, कुछ कंडीशन वाला सीन तो है नहीं, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट आएगा, विल को हटा के ब्रिंग्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। When the plane landed, he found that one of the wings be damaged by a shell। बताइए फटाफट से, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स ये सोल्व होना चाहिए। एज वी नो, वैन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, फिर से सेकंड फॉर्म पास्ट में चल रहा है। आगे जो चीज आएगी, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आया है। आगे लफड़ा ये है कि यहाँ भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी। बी डैमेज्ड क्या होता है, या तो यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन डैमेज्ड। पास्ट टेंस में तो लेके चलना है ना, जब जो सेंटेंस में 3 वर्ब आई जिसमें से 2 पास्ट में है, तो तीसरी पास्ट में होनी चाहिए। बी डैमेज्ड का कोई सीन नहीं बनता यहाँ पे। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द मिनिस्टर स्पीच पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। जब मैं वर्ब का टॉपिक स्टार्ट कराता हूं तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल यही होता है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया होगा आप सभी को, जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे, सब्जेक्ट और डूअर का। जनरली क्या होता है कि किसी सेंटेंस में जो वर्ब है आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए कि वर्ब क्या है, और फिर देखिए उसका सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट कौन होता है? सेंटेंस की शुरुआत में आने वाला पहला नाउन उसका सब्जेक्ट। मंत्री का भाषण, जो भाषण है वो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब। पब्लिश मतलब प्रकाशित कर। तो अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट ही उसका डूअर हो सकता हो तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में, और अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट उसका डूअर ना हो तो वो होता है आपका पैसिव। ये एक्टिव पैसिव से सिर्फ एक्टिव पैसिव बनाने नहीं, एक्टिव पैसिव से एरर्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये उसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का तो जो सेंटेंस है वो टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा जैसे लिखा जाता है। जबकि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर ना हो तो, अब जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिश्ड वर्ब है, प्रकाशित करना। अब स्पीच इसका डूअर नहीं हो सकता, स्पीच इसका सब्जेक्ट है बट डूअर नहीं होता, स्पीच खुद जाके पब्लिश नहीं होने वाली है कहीं। तो सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू डूअर, सेंटेंस चला गया पैसिव में। इफ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, यदि वाक्य पैसिव वॉइस का हो तो उसे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हियर बी स्टैंड्स फॉर इज, एम, आर, was, वर, और बी, बीन, बीइंग। यहां ये चीज लिखी जाए। बी का मतलब ये, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है एज वी नो, इसी में गलती है। यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज पब्लिश्ड आ जाएगा, पब्लिश्ड वाले पार्ट में सेकंड। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मे भी शायद आपने कभी पढ़ी हो। देखो जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसने कहा क्या क्या कहा था कि जब प्लेन लैंड हुआ ना तो उस बंदे ने पाया कि जो विंग्स थे, प्लेन के जो पंख होते हैं, उनमें से जो एक था ना वो टूट गया। अब डैमेज जो विंग 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 है उसका, किसी भी प्लेन का, वो डैमेज खुद नहीं होगा एज वी नो। तो यहाँ पे देखो डैमेज से पहले हमने बी की फॉर्म लगाई, क्योंकि ये है सब्जेक्ट विंग्स, और अब ये इसका डूअर नहीं है डैमेज का। तो अब आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, याद रखिए। का एग्जांपल एक और दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। ही नोटिस्ड चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्रीज। बताओ फटाफट से। बेटा नोटिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है एज वी नो। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नॉन फाइनाइट में आपने पढ़ा होगा। ये सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब सीन ये है कि नोटिस किया, क्या नोटिस किया? नोटिस एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में जब नॉन फाइनाइट आएगी तो वो जीरंड आएगी हमेशा। तो टू टॉक की जगह पे टॉकिंग का यूज करेंगे। तो ये नॉन फाइनाइट से आया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में नोटिस हो, अवॉइड हो, ठीक है, एंजॉय हो, तो इनके जस्ट बाद जीरेंड का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ना कि टू इन्फिनिट होगा। नेक्स्ट, मिस्टर आनंद इज प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली एज सून एज ही विल रिटायर इन अगस्त नेक्स्ट ईयर। सिंपल क्वेश्चन है, 2-4 सेकंड ले लीजिए और बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा आपके को। देखिए टेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस में ही आता है। एज सुन एज एक कंडीशनल वर्ड है, जैसे एज सुन एज है, मान लीजिए सेंटेंस में व्हेन है, सेंटेंस में इफ है, सेंटेंस में प्रोवाइडेड है। ये ऐसे कंजंक्शंस हैं, इनके साथ में जब भी जो इनके साथ वाला क्लास होता है उसमें कभी भी मॉडल नहीं आता, कभी भी मॉडल्स नहीं आते। रिटायर्स यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिखा जाएगा। तो जो आपका आंसर है दैट विल बी as soon as he will retire. Question number 3 is your correct answer. Next, the teacher advised to the student to borrow a book from the library within 3 days. चलिए बताइए, 2-4 सेकंड ले लीजिए। ये क्वेश्चन है ट्रांजिटिव वर्ब का। देखिए, द टीचर एडवाइज्ड, टीचर ने सलाह दी। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस कर दिया जाए तो क्या सही माना जाएगा? सलाह किसे दी तो बताना पड़ेगा ना बात।
तो दैट्स वाई टू की यहाँ पे नीड नहीं है। एडवाइस के साथ में कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आ जाए, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो डिनाइंग दैट ही एंजॉयज टू लिसन टू द रेडियो। ये 5 सेकंड के अंदर होने वाला क्वेश्चन, सिर्फ विद इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है। आपको बता दूं, जब भी टू एक प्रपोजिशन है जिसके जस्ट बाद में कभी भी कोई वर्ब आई तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पे टू के बाद में सेकंड फॉर्म है। ये कतई गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर इसको मैं बिल्कुल सही करने की कोशिश करूं तो बेटा गलती ये है कि एंजॉय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके जस्ट बाद अगर नॉन फाइनाइट यूज करना हो तो वो एक जीरेड आएगा। मैं एंजॉय करता हूँ, क्या एंजॉय करता हूँ मैं भाई, तो जो भी आंसर आएगा वो एक नाउन आएगा। नाउन क्या होता है, जीरेड होता है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द टेस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द टेस्ट। देखिए, एज और सो एज के बारे में मैं आपको बता दूं, एज और सो एज कंजंक्शंस के पेयर होते हैं, इनके बीच में जनरली एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, इसका एडजेक्टिव। बट एडजेक्टिव इनके बीच में केवल तब आता है जब जस्ट पहले कोई बी की फॉर्म हो। अगर इनसे पहले, पहले वाले एज या इससे पहले कोई मेन वर्ब है तो अब बीच में एडजेक्टिव नहीं, अब एडवर्ब का यूज किया। ठीक है, जैसे वर्क यहाँ पे वर्ब है तो क्विक की जगह क्विकली आ जाएगा आपका आंसर। देखिए जैसे कि बाद वाले केयरफुल्ली आया है तो एज क्विकली एज आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, द चाइल्ड रिजेंबल्स टू हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, बताइए फटाफट से आपके अकॉर्डिंग किस पार्ट में एरर लग रहा है। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार ट्रांजिटिव वर्ब का पोर्शन जरूर रिवाइज करके जाए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वे वर्ब जिनको अपने बाद में, जैसे ऐसी वर्ब जो अपने बाद में जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, किसी नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है अपना सेंस या सेंटेंस पूरा करने के लिए। अगर इतना ही सेंटेंस होता जब चाइल्ड रिजेंबल्स, तो ये रिजेंबल्स जो वर्ब है उसको बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए। बच्चा मिलता जुलता है या बच्चे का चेहरा मिलता जुलता है किससे, जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा, जैसे एडवाइस वाला पोर्शन सेम वही चीज है। ठीक है, तो जब तक मैं बताऊंगा नहीं, ऐसी वर्ब जिनको अपने बाद में जरूरत होती है, जैसे एक सेंटेंस है मैं कह दूं ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब स्लीपिंग ये सेंटेंस बन गया पूरा। स्लीपिंग ऐसी वर्ब है जिसको बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, तो ऐसी वर्ब तो इंट्रांजिटिव हो गई, और जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए वो होगी ट्रांजिटिव। और किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, जस्ट बाद और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, तो रिजेंबल के साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं आती, याद रखें। ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट, नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। चलिए, नो सूनर का तो बहुत बार बता चुका हूं मैं, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो जाए, सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि नो सूनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो आपका सेंटेंस, यहाँ तो आई है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा, देखो नो सूनर का जो पेयर कंजंक्शन है वो है दैट, देन, THAN भी नहीं, THAN। तो आपको ये ध्यान रखना है, नो सूनर का जो पेयर बनता है वो बनता है देन से, यहाँ पे है व्हेन, तो सी पार्ट में व्हेन जो है वो गलत है। और ऐसे ही हार्डली और स्कार्फली से सेंटेंस स्टार्ट, ये भी सेम पोर्शन होता है। इनका भी पहले हेल्पिंग वर्ब आती है अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो, लेकिन इनका जो पेयर बनता है वो व्हेन से बनता है। तो आर्मी क्लर्क एफओस में बच्चे स्पेशली ये चीज ध्यान करके जाएं, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। नो सूनर से स्टार्टिंग हुई है तो देन, हार्डली स्कार्फली से हुई है तो व्हेन, हार्डली स्कार्फली के साथ देन आ गया तो गलत है, नो सूनर के साथ व्हेन आ गया तो। ये भी चीज सही मिली तो आपको यहां जस्ट बाद सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ही हैज गोन टू होम आफ्टर द मीटिंग। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त।
ये सारा माजरा है होम का। होम से पहले अगर गो की कोई फॉर्म है, अराइव है, रीच है, कम की कोई फॉर्म है, कोई भी वर्ब की फॉर्म, मतलब घर का यूज सेंटेंस में वहां आने के लिए हुआ है, पहुंचने के लिए हुआ है, घर के सेंस में। तो होम जो है ना, इस कंडीशन में जो है वो एक एडवर्ब होती है, ये नाउन नहीं है यहाँ पे। वह गया, कहाँ गया, कहाँ का जवाब है ना ये तो ये तो एडवर्ब है। एडवर्ब से पहले आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। तो आप किसी भी तरीके से, कुछ बच्चे रट लेते हैं इस चीज को कि भाई ही वेंट टू होम, नहीं, ही वेंट होम। ही इज गोइंग टू होम, नहीं, ही इज गोइंग होम। ध्यान रखिएगा इसको, कोई प्रपोजिशन नहीं आती होम से पहले, अगर पहले गो वेंट टू हो। बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, ये आपका क्वेश्चन आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहता है ये? अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नीदर ऑफ, सिर्फ नीदर ऑफ भी नहीं भाई, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, एनीवन ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, इनसे हो और इनके बाद में जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल, जैसे कि ये आया। लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर काउंट किए जाते हैं, तो आर की जगह इज आ जाए। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट चीज रही। ही डिस्कस्ड अबाउट द इशू विद मी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। और इसी टाइप का ये तीसरा चौथा क्वेश्चन आया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप अपना आंसर देख लीजिए, आपने क्या लगाया है, दूसरी बात मैं बताता हूँ। सेम है, डिस्कस्ड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, शी डिस्कस्ड, उसने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, बाद में बताना पड़ेगा ना क्या डिस्कस किया, तभी सेंटेंस बनाएंगे हम। तो जो द इशू है ना, वो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में आप प्रीपोजिशन का यूज कभी भी नहीं करते हैं। हाँ, उस ऑब्जेक्ट के बाद में आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ तो अबाउट, डिस्कस अबाउट, डिस्क्राइब अबाउट, रिजेंबल्स टू, सब गलत होते हैं। आई एम हैविंग टू ब्रदर्स, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आया है, बताइए इसको। स्टेटिव वर्ब्स का टॉपिक पढ़ लेना, मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रामर का पोर्शन डाल दूंगा, ठीक है। उसमें ध्यान देना आप कि हैव जो है ना, वो जो भी वर्ब, स्टेटिव जो वर्ब होती है, ये कौन सी होती है जिसमें प्रैक्टिकल एक्शन नहीं होता कोई। तो इनमें क्या होता है कि ये वर्ब ना आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में यूज नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो ये गलत होते हैं। तो एम हैविंग की जगह सिर्फ हैव आएगा, आई हैव टू ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में इसको जब कभी वर्ब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये तो देखते ही सोल्व होने वाली चीज है। एडजेक्टिव के टॉपिक का क्वेश्चन है, जिसमें हम पढ़ते हैं लेटिन कंपैरेटिव वर्ड्स, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर, इन्फीरियर, एल्डर, प्रीफर, इन सभी के जस्ट बाद देन नहीं, किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी। 26, द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी कॉस्टली, देखते ही सोल्व होना चाहिए क्वेश्चन, देखते ही सोल्व होना चाहिए। द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी कॉस्टली। तो सब्जेक्ट है फर्नीचर, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, नाउन का रूल नंबर 4, और ये अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी सिंगल, आर की जगह पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये बताइए, प्रपोजिशन से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 27 का आंसर बताओ, चलो फटाफट से। He insisted to play to pay the full amount, ये कल भी मैंने इसके बारे में बताया। देखो, इंसिस्ट का मतलब होता है दबाव डालना किसी बात पर, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन ओन आती है, और ओन के बाद में पेइंग आएगा, यहाँ ऑन पेइंग, टू पे की जगह। मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी प्रीपोजिशन है, कोई भी प्रपोजिशन है, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, बाय,
विद, उसके जस्ट बाद कोई वर्ब आई है तो वो जीरेंड होगी फर्स्ट फॉर्म प्रिसाइज, क्योंकि प्रपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट जीरेंड हो सकता है वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू में। बट टू ऐसी वर्ब प्रपोजिशन जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इंसिस्ट का मतलब दबाव डालना होता है, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑन। परसिस्ट का मतलब भी सेम होता है, लेकिन इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है इन। रिमेंबर दैट, चारों पॉइंट्स याद रखें, एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्लेयर वाज एब्सेंट यस्टरडे, सेम वही कंडीशन आया है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही मैंने आपको ये पढ़ाया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन जो है प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, प्लेयर की जगह पे प्लेयर्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 29, द पोइट एंड फिलोसोफर आर डेड, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, कंजंक्शन में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन। जब किसी सेंटेंस में एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, या मैं कहूँ दो नाउन जुड़े हो, और पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल दिया हुआ हो, तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि दोनों सेम ही पर्सन है। और अगर ये सेम हो सकते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी, आर की जगह। क्वेश्चन नंबर 30, ही आस्क्ड दैट वेयर आई वाज गोइंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नरेशन में पढ़ते हैं इसको हम, कंजंक्शन में भी पढ़ सकते हैं। जनरली आपको ये चीज ध्यान रखने की बेटा, दो कंजंक्शन ना एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पे ना वेयर सही है, दैट की जरूरत नहीं, नरेशन में इस चीज को पढ़ोगे। WH वर्ड और दैट, विच दैट, वेयर दैट, व्हेन दैट, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। 31st, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, हार्डली स्कार्सली नो सुनर से रिलेटेड मैंने एक कंसेप्ट बताया था अभी जस्ट पहले, लेकिन क्योंकि बच्चे समझने की बजाय चीजों को रट लेते हैं तो एग्जामिनर कई बार आपके दिमाग से खेल जाता है। मैंने बताया था हार्डली से अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो, जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, आई है। हार्डली का और स्कार्सली का पेयर बनता है व्हेन से आया, ये पास्ट टेंस है और ये भी क्या है, पास्ट। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, जबकि आप नो एरर की तरफ मूव करेंगे भी नहीं, मुझे पता है, तो ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर इस तरीके की चीज। ओके, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट यस्टरडे। एडजेक्टिव से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, देन से पहले डिग्री कंपैरेटिव आती है, कंपैरेटिव है लेस, लेकिन लेस जो है ना वो लिटिल की कंपैरेटिव है। लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अपने पास नाउन है काउंटेबल, तो लेस की जगह आपका आंसर है प्योर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 32, 33 सॉरी, स्कार्सली हार्डली अभी बताया था जस्ट। चलिए 2-4 सेकंड दे देता हूं आपको ताकि आप अपना आंसर बना ले। स्कार्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड देन द पैसेंजर्स रश्ड इन। स्कार्सली से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो बेटा दूसरे वाले क्लास की शुरुआत होती है आपकी वेन से। दो बातों की एक बात, स्कार्सली हार्डली का पेयर वेन से, नो सुंदर का पेयर देन से मीन देन से। ईच ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ट्रांजिटिव वर्ब ये पढ़ के जरूर जाएं। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, जबकि वर्ब होती है सिंगुलर, तो वर्ब की जगह पे क्या वो आ जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ए नंबर ऑफ से हो जाए, नंबर ऑफ इज अ फ्रेज, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जस्ट बाद प्लूरल नाउन आता है और जो वर्ब आती है वो प्लूरल। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से हो तो ये एक डेफिनेट फ्रेज माना जाता है,
नाउन तो प्लूरल ही आता है बट वर्ब सिंगुलर आती है। और ये द नंबर ऑफ वाले से ना काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली एसएससी ज्यादा पूछती है, आर की जगह पे इज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, ही नॉट ओनली लॉस्ट द मैच बट आल्सो हिज कॉन्फिडेंस। ये जबरदस्त, टाइम लो इसमें, करो। देखिए, नॉट ओनली का पेयर जो बनता है ना बेटा, वो बट आल्सो से बनता है, कोई इशू नहीं है, बना भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो चीजें ज्वाइन होती है ना, तो दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच सेम होती है। जैसे बट ऑल्सो के बाद में यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, क्या आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फिर आया है नाउन। तो नॉट ओनली के बाद में भी कुछ इस तरीके की चीजें चाहिए जो कि नहीं है, इसके बाद तो वर्ब आई, तो इसी पार्ट में गलती है। इसमें सेकंड वाला पोर्शन सही माना जाता है। यहाँ पे होगा क्या, लोस्ट पहले आ जाएगा, नॉट ओनली बाद में, फिर दा जो है वो डिटर्मिनर का काम करता है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही कैसे होगा, ही लॉस्ट नॉट ओनली द मैच बट ऑल्सो हिज कॉन्फिडेंस। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, नीदर द मैनेजर नॉर द वर्कर्स वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, पहला सब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ, सब्जेक्ट नंबर एक, दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा आपको यहाँ। सेंटेंस में वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होगी, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार, पहले सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो नीदर के बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट मैनेजर, नोर के बाद में वर्कर्स, जो कि प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, वाज की जगह पे वर्ब, याद रखिएगा। 38, ओह, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल, वी मस्ट हैव यूज्ड क्वेश्चंस इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन और हैज इन प्लेस ऑफ हैव। यहाँ ये हैव भी गलत है, इसकी जगह हैज, वर्ब सिंगुलर आती है ना। 39, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, ये अभी जस्ट शायद 10-15 क्वेश्चन पहले ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें एज वेल एज एक प्रपोजिशन है, ये याद रखिएगा। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, सब्जेक्ट नंबर एक, सब्जेक्ट दो, तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्संस के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव और वर्ब का यूज किया जाता है, तो वर्ब की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा तो जिस पार्ट में वर्ड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, had I knew about the meeting I would have attended it। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-4 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। जब भी आप एरर्स पढ़े ना अपने पेपर के दौरान, तो डोंट गेट पैनिक, सिंपल वे से पढ़े। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर है ना, शॉर्ट रास्ता मत अपनाना। ठीक है, ये 100 गोल्डन रूल्स, ये वो फलाना ढिमका, मतलब ठीक है यार, कुछ रटने वाले बच्चे अपनाते, बट आई डोंट थिंक सो कि उनसे कंसेप्ट क्लियर होगा, आप चकरा ही जाएंगे। अगर नो एरर का क्वेश्चन दे दिया ना, तो आप उसमें एरर फाइंड आउट करके आएंगे। ध्यान, तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए, इसमें बच्चे क्या क्या सोचता है कि एड के साथ थर्ड फॉर्म गुड है, के साथ थर्ड, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सेकंड है भाई, तो नोन आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। तो बच्चों, दिस इज आवर सेशन। आई होप कि आपको मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर लिखें, किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन आप किसका चाहते हैं, ये जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। खुश रहिए।